The chapter of BOP cannot end without understanding what exactly are official reserve transactions या official reserve क्या बला है और ये accommodating items से इनका क्या लेना देना है और ये BOP जो अकाउंट है क्या ये हमेशा बैलेंस करता है तो क्यों करता है और किस सिचुएशन में बैलेंस नहीं करता। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। हम लोग कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, द लास्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लाइक आई सेड, ये चैप्टर इसको समझे बिना तो खत्म नहीं हो सकता। तो चलो शुरुआत करते हैं ये समझने की कि ऑफिशियल रिजर्व क्या है एंड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या है। ओके, एंड हाउ डज बीओपी बैलेंस और डज नॉट बैलेंस। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स क्या है। लुक एट द बोर्ड, आई हैव रिटन व्हाट इज ऑफिशियल रिजर्व। क्या है ऑफिशियल रिजर्व्स? सो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स जो कि सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होती है। बैंकिंग के यूनिट पे जाइए, आपको याद होगा जब हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस किए थे तो एक फंक्शन किया था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी हमारे यहाँ आरबीआई द सेंट्रल बैंक इज द मालिक, कंट्रोलर, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व्स देश में कितनी है वो है। ठीक, अब इन रिजर्व्स में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है? व्हाट कॉजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन दीज? सिंपल लॉजिक, whenever there is inflow of foreign exchange, जब भी फॉरेन एक्सचेंज देश में आएगा किसी भी कारण से, आपने एक्सपोर्ट किया तब, टूरिज्म बढ़ा तब, आपकी चीज़ें बाहर डिमांड हो रही है तब, या आपके यहाँ से लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का, यानी देश में पैसा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज, और देश से अगर पैसा जा रहा है आउटफ्लो किसी भी कारण से, इंपोर्ट है, टूरिज्म बाहर, मतलब हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, किसी भी कारण से अगर आउटफ्लो है, इनफ्लो है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, आउटफ्लो है तो फॉरेन एक्सचेंज जा रही है, तो ये रिजर्व घटेगी। तो ठीक है, आरबीआई के पास एक फॉरेन एक्सचेंज की रिजर्व है, उसे बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स। इंक्रीज तब होगा जब इसमें पैसा आ रहा है, इनफ्लो है। डिक्रीज तब होगा जब इससे पैसा जा रहा है किसी भी कारण से। यहां तक क्लियर? तो फिर भला ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या है? देयर वी गो। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं है, दीज आर अकोमोडेटिंग आइटम्स। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को क्लियरली समझा था और हमारे डिस्कशन को फॉलो किया था, अकोमोडेटिंग आइटम्स वो आइटम्स हैं जिनको बीओपी को बैलेंस करने में यूज करते हैं। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या है? जब बीओपी को बैलेंस करने के लिए रिजर्व अकाउंट से एंट्री दिखाते हैं, या तो पैसा निकालते हुए दिखाते हैं या पैसा डालते हुए दिखाते हैं। सो दीज आर यूज्ड टू बैलेंस बीओपी। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर अकोमोडेटिंग आइटम्स, वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम बीओपी को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट दिखाते हैं ऑन पेपर। अकाउंट्स को बैलेंस करना है, जैसे हम सारे बच्चे जो अकाउंटेंसी पढ़ते हैं ये बात जानते हैं कि अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है। कई बार एक साइड ज़्यादा एक साइड कम होती है, तो जो साइड कम होती है उस साइड में हम कोई मिसलेनियस एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री करके उसको बैलेंस करते हैं, है ना। तो सेम तरीके से बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। एक साइड कम एक साइड ज़्यादा होगी, तो वो जो बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे वहाँ पे वो क्या है? वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से दिखाएंगे, एंट्री करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से हम 10,000 रुपये डाल रहे हैं क्योंकि 10,000 रुपये की कमी दिख रही है। क्यों? अकाउंट को बैलेंस करने के लिए, और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ अकाउंट को बैलेंस करने के लिए वो मूवमेंट दिखाई जाएगी। तो ऑफिशियल रिजर्व क्या? फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स, इंक्रीज डिक्रीज, आउटफ्लो इनफ्लो। और ये ट्रांजैक्शंस क्या? वो ट्रांजैक्शन जिनसे बीओपी बैलेंस होगा। इसमें फॉरेन एक्सचेंज मूव होती है, ठीक है। अब यहां जो समझने वाली बात है उसको ध्यान से समझो, वो ये है कि जब बीओपी में सरप्लस होता है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से बैलेंस करने के लिए हमें ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन से पैसे निकालते हुए दिखाने पड़ते हैं, तो हम नेगेटिव बैलेंस यूज करते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस, लुक एट दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को देखो, पहले इस एग्जाम्पल को डिटेल में समझो। आई विल कम बैक हियर। एक्सपोर्ट्स हैं 135,597 यूएस मिलियन डॉलर्स में है सारा डेटा। इंपोर्ट्स हैं 2,07,203। तो क्लियरली इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो जो ट्रेड बैलेंस आया है, ट्रेड बैलेंसेस एक्स माइनस एम मैंने वहां लिखा है, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो तुम्हारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है।
ब्रैकेट्स का मतलब नेगेटिव चल रहा है, बट मैंने टू बी ऑन द सेफर साइड ब्रैकेट भी लगाया है, नेगेटिव भी लगाया है, मतलब 71,606 रुपीज से आपका ट्रेड बैलेंस BOT नेगेटिव चल रहा है। ठीक, आगे तुमने उसमें ऐड किया इनविजिबल्स, क्यों, करंट अकाउंट में हम विजिबल भी लेते हैं, वो तो डाल दिया, इनविजिबल्स भी लेते हैं, सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, सब कुछ। उनका बैलेंस था 57,231, जितनी थी टोटल मिलाकर 57,231। अब हमने करंट अकाउंट का टोटल बैलेंस निकाला। कैसे निकालते हैं? करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? गुड्स, विजिबल्स, सर्विसेज, इनविजिबल्स और यूनिलैटरल्स। तो तुम देख लो, गुड्स का हिसाब लगा लिया, सर्विसेज का हिसाब लगा लिया, और साथ के साथ यूनिलैटरल वगैरह सब जोड़ के जो ओवरऑल बैलेंस आया करंट अकाउंट का वो है नेगेटिव 14,375 नेगेटिव। ठीक है, अब आओ कैपिटल अकाउंट पे। तो कैपिटल अकाउंट की भी जोड़ तोड़, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट सब जोड़ के फाइनली जो बैलेंस आया वो पॉजिटिव है 25,358। ठीक, तो करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है, और एरर ओमिशंस हमने ले लिए कि 409 है, वो भी नेगेटिव में माइनस करने पड़ रहे हैं, तो माइनस कर लिया। अब इन तीनों की जोड़ तोड़ से BOP का अकाउंट कैसे बनता है, उसकी जोड़ तोड़ क्या होती है? करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। सो करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव, कैपिटल अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव, और एरर ओमिशन 409। तुम्हारा टोटल बैलेंस कितना है? पॉजिटिव, सरप्लस ऑफ 10,574। यानी एक तरफ सरप्लस आ रहा है BOP में, यानी एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है। 10,574 सरप्लस है BOP में। अब इस सरप्लस को अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड क्या लिखना पड़ेगा? अगर एक साइड सरप्लस में 10,574 है तो अगली साइड उसको बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ 10,574। एम आई करेक्ट? इसको बैलेंस जीरो बनाने के लिए, टोटल जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,574 माइनस 10,574। अब ये कहां से आया? ये माइनस 10,574 क्या आया? यही ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है, यही माइनस जो तुम सरप्लस से पैसा निकाल के दिखा रहे हो ताकि ये BOP बैलेंस हो जाए, इसी को हम यहां पर ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? तो अब मेरी बात पे ध्यान दो। अगर BOP में सरप्लस आया, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में आया, तो हमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से पैसा निकालते हुए दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस करना चाह रहे हैं। ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस अकोमोडेटिंग आइटम है जिनका काम ही है BOP को बैलेंस करना। तो चाहे यहाँ पे 20,000 आता, मैं माइनस 20,000 लगा देती, 40,000 आता, मैं माइनस 40,000 लगा देती। तो जब भी BOP में सरप्लस आएगा, जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है उससे माइनस होगा। ठीक है, तो यानी जब सरप्लस इन BOP है तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से, जब इंक्रीज है BOP में तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से माइनस का साइन लगता है। ठीक है, और जब BOP में डेफिसिट है, मान लो ये वाला जो बैलेंस था ये नेगेटिव होता, माइनस 10,574 आता BOP का बैलेंस। अपना एम है BOP का बैलेंस बनाना जीरो, क्योंकि जीरो का मतलब है बैलेंस्ड BOP है। तो फिर तुम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से क्या करते? प्लस 10,574, है ना? तो यानी जब BOP में डेफिसिट दिख रहा है, पैसे की कमी है, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में प्लस का साइन डाला जाएगा, और जब BOP में सरप्लस प्लस दिख रहा है, ज्यादा पैसा है, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में माइनस का साइन डाला जाएगा। इस फंडे को दिमाग में रखना, रट्टे से ये काम चलेगा नहीं, लॉजिकली समझो। BOP की एक साइड ज्यादा सरप्लस पैसा, दूसरी साइड बैलेंस करने के लिए चाहिए, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट से पैसे निकालने पड़ेंगे, तो माइनस में जाएगा। BOP में डेफिसिट, पैसे कम, माइनस में है, तो प्लस लगाने से बैलेंस होगा, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में प्लस का साइन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो फंडा क्लियर है? अब देखो, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस या अकोमोडेटिंग आइटम्स को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है BOP में। या तो उन्हें BOP में इंक्लूड करते हैं, तो अगर इंक्लूड करेंगे जैसे यहां करा है, तो सिंपल फंडा, इक्विलिब्रियम इन BOP तब होगा जब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और करंट अकाउंट का बैलेंस और एरर ओमिशन सब मिलके जीरो हो जाए। मतलब यहां जब जीरो आ गया तो BOP बैलेंस्ड। लेकिन कई बार क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को यहां नहीं लगाते, अलग से एक अकाउंट बना के दिखाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम। एक अकाउंट बनाया, उसके नीचे एक अलग अकाउंट बना के काम कर रहे हैं, तो इसको बिलो द लाइन आइटम भी बोलते हैं। अगर वो हुआ
तो बीओपी सरप्लस क्या होगा? इफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट शोन एज अ पार्ट ऑफ द अकाउंट, बीओपी अकाउंट, तो बीओपी सरप्लस क्या है? कैपिटल अकाउंट का सरप्लस प्लस करंट अकाउंट का सरप्लस। और बीओपी डेफिसिट क्या है? कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट का डेफिसिट। बड़ा सिंपल फंडा है। ओके, आर वी क्लियर? अब तुम्हें समझ में आ गया ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस क्या हैं? कुछ नहीं है, बस अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं, वो ट्रांजैक्शन जिनसे बीओपी को बैलेंस किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस, आप कहेंगे यस इट ऑलवेज बैलेंसेस इफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर शोन एज अ पार्ट ऑफ इट। अगर एज अ पार्ट ऑफ इट आप उसको यूज कर रहे हैं तो बीओपी को आप बैलेंस करने के लिए उनको यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमेशा बैलेंस करेगा, है ना। लेकिन अगर अलग से दिखा रहे हैं तब बीओपी शायद बैलेंस ना करे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ऑफिशियल रिजर्व्स क्या? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ट्रांजैक्शंस क्या? जिनसे हम बीओपी को बैलेंस कर सकते हैं। अगर बीओपी में सरप्लस है तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में माइनस लगेगा, अगर बीओपी में डेफिसिट है तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में प्लस लगेगा। अगर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस बीओपी में इंक्लूड होते हैं तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशंस शुड बी इक्वल टू 0, तब वो बैलेंस्ड है, इन इक्विलिब्रियम है। अगर नहीं दिखाया जा रहा तो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का सरप्लस बीओपी सरप्लस, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का डेफिसिट बीओपी डेफिसिट। आर वी क्लियर? विद दिस वी क्लोज द बीओपी चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें ये सारे फंडे क्लियर हो गए हैं। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।